हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन या फिर जैव विकास के बारे में। जैव विकास यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, जैव विकास पर तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन उनमें से कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत बहुत फेमस रहा है। जैसे कि 3 वैज्ञानिक थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सबसे पहले थे लैमार्क, आप लोगों ने नाम सुना होगा लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या है? लैमार्क द्वारा दिए गए सिद्धांत को ही लैमार्कवाद, इनके नाम के आधार पर लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। लैमार्कवाद क्या है? तो लैमार्क के सिद्धांत को ही लैमार्कवाद कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2 है डार्विन। नंबर 2 पे थे डार्विन। इन्होंने भी जैव विकास पर ही अपना सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। तीसरे थे ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है। इनके सिद्धांत को इनके नाम के आधार पर नहीं बल्कि उत्परिवर्तनवाद के नाम से जाना जाता है। उत्परिवर्तनवाद या फिर कहें म्यूटेशन। ठीक है। 3 वैज्ञानिक जैव विकास में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है लैमार्क, फिर है डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है। लैमार्क ने क्या बताया? इनकी अपनी एक पुस्तक थी लैमार्क की, फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक। इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो दिया था कि इनका कहना था कि जो लक्षण जिन चीज़ों का या फिर हमारे शरीर में जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग किया जाए वो समय के साथ साथ विकास करते रहते हैं या विकसित होते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं, लेकिन जिन अंगों का विकास ना किया जाए, जिन अंगों का उपयोग ना किया जाए उनका विकास रुक जाता है या धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। इनका ऐसा मानना था। इन्होंने उपार्जित कहा लक्षणों को। क्या कहा? उपार्जित लक्षण। मतलब जिन अंगों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए उन अंगों का विकास तो होता है और वो लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन जिन अंगों का इस्तेमाल या उपयोग ना किया जाए वो धीरे धीरे घटते रहते हैं या खत्म हो जाते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। इनका कहना था जिराफ की तो गर्दन लंबी होती है, सबको मालूम है जिराफ की गर्दन लंबी होती है, लेकिन लैमार्क का कहना था कि जो पहले के जिराफ हुआ करते थे उनकी वो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। उनकी गर्दनें बहुत छोटी होती थी, तो मतलब बकरियों की तरह होते थे, तो वो घास फूस को चरते थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी से घास फूस नष्ट होने लगे, तो जब घास फूस खत्म होने लगे तो जिराफ जो है पेड़ की टहनियों को मतलब पेट भरने के लिए उन्हें कुछ तो खाना है, तो वो पेड़ की टहनियों को खाने के लिए गर्दन को उचकाते थे। जब वो गर्दन को उचकाते थे तो गर्दन को उचकाते 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 उनकी जो अगली पीढ़ी है उनकी गर्दन जो थी वो थोड़ी सी 1 इंच बड़ी हुई। अच्छा, विकास जो है ऐसा तो है नहीं कि एक पीढ़ी वाले काम कर रहे हैं तो अगली पीढ़ी में विकास दिख जाए। विकास इतनी जल्दी नहीं होता, विकास होने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है। तो इनका कहना था कि पहले बिल्कुल बकरी के जैसे छोटी छोटी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे, लेकिन जब घास फूस खत्म हुई तो उन्होंने पेड़ की टहनियों को पाने के लिए अपनी गर्दन को उचकाया। जब गर्दन को उचकाया तो जो उनकी अगली पीढ़ी आई तो उनकी अगली पीढ़ी की जो गर्दन थी वो थोड़ा बहुत 1 इंच फर्क थी, मतलब थोड़ा सा और ऊँची थी। वैसे वो भी टहनियों को खाने के लिए उचकाते रहे, उनकी भी पीढ़ी है तो थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा फिर उनकी जो पीढ़ी है वो थोड़ा और गर्दन ऊँचे वाले हुए, फिर अगली पीढ़ी है, ऐसे ऐसे पीढ़ी आती गई। एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा होने लगे इस धरती पे। अब वो पेड़ पौधों को खाने लगे थे। ठीक है। इनका ऐसा मानना था क्योंकि उनकी गर्दन का इस्तेमाल बहुत अधिक हो रहा था, और गर्दन का इस्तेमाल यदि अधिक हो रहा था तो उनकी जो गर्दन है वो लगातार विकास करती गई और गर्दन बढ़ती गई। इनका ऐसा मानना था लैमार्क का। इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया। ये तो था कि जिस अंग का उपयोग हो वो बढ़ता जाए। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस अंग का उपयोग ना हो वो लगातार घटता जाए और ख़त्म हो जाए। इन्होंने दिया था सांप पे एग्जाम्पल कि जो सांप होते थे, पहले के सांप के जो पहले के सांप जो होते थे उनके पास पैर हुआ करते थे। लैमार्क का कहना था कि पहले के जो सांप थे उनके पास पैर हुआ करते थे, अब तो सांप के पैर नहीं होते हैं। इनका कहना था कि जब वो झाड़ियों में जाते थे तो झाड़ियों में जाने की वजह से इनके पैर जो है वो झाड़ियों में फंस जाया करते थे। जब पैर झाड़ियों में फंस जाते थे तो इनको चलने में बड़ी समस्या होती थी। तो ये जो सांप हैं ये अपने पैर का उपयोग करना धीरे धीरे छोड़ दिए, मतलब धीरे धीरे अपने पैर का उपयोग करते ही नहीं थे, बिल्कुल ख़त्म कर दिए पैर का उपयोग सांप। तो जैसे ये अपने पैर का उपयोग करना बंद कर दिए तो धीरे धीरे जब इनकी पीढ़ी आई तो सांप के जो है पैर ही खत्म हो गए। इनका ऐसा कहना था कि जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग हो उनके जो
उनका विकास बहुत हो जाता है और वो एक समय बाद बहुत वृद्धि कर जाते हैं। लेकिन जिन अंगों का उपयोग खत्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वो अंग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इनका ऐसा मानना था। ठीक, ये तो था लेमार्क का सिद्धांत जैव विकास पे कि जिन अंगों का अधिक इन्हीं को उपार्जित लक्षण कहा गया। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक का वीजमान नाम था, वैज्ञानिक का नाम था वीजमान। इन्होंने कहा कि लेमार्क, आपका कहना है कि जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग हो वो विकास करते रहते हैं, जिनका उपयोग ना हो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो वीजमान ने क्या किया कि एक चूहा लिया और उस चूहे की पूंछ काट दी। ठीक, उस चूहे से जो अगला चूहा आया उसको पैदा होते ही उसकी पूंछ काट दी। उसका जो अगली पीढ़ी आई उसकी भी पूंछ काट दी, थोड़ा सा भी निकलता फिर तुरंत काट देते। फिर अगली पीढ़ी आई उसकी भी पूंछ काट दी, फिर अगली पीढ़ी आई उसकी भी पूंछ काट दी। ऐसे करते करते वीजमान ने 21 पीढ़ी की पूंछ काटी थी। 21 बच्चों की नहीं, एक ही पीढ़ी के सभी बच्चे नहीं, 21 पीढ़ी की पूंछ काटी थी। मतलब एक ही काटी, फिर उसके बच्चे की, फिर उसके बच्चे की, फिर उसके बच्चे की, फिर उसके बच्चे की। ऐसे कर करके वीजमान ने 21 पीढ़ी के चूहों की पूंछें काटी थी। लेकिन जो अगली 22वीं पीढ़ी आई उसमें फिर से पूंछ आ गई। तो इसमें क्या लेमार्क का सिद्धांत जो था, अब देखिए इनका कहना था कि ये जो चूहा आया है 22वीं पीढ़ी वाला, इसने अपने इसके जो दादा परदादा वगैरह सब रहे होंगे जो चूहे, इन्होंने तो अपनी 21 पीढ़ी तक पूंछ देखी ही नहीं है। तो अब तक तो पूंछ खत्म हो जानी चाहिए थी। जिनका सांप के ने अपने पैर का उपयोग नहीं किया तो सांप का जो पैर था वो तो खत्म हो गया। तो सेम उसी प्रकार जब चूहे पूंछ देख ही नहीं रहे हैं अपनी पीढ़ी में, उपयोग करने के दूर की बात, वो तो देख भी नहीं रहे कि उनके पास पूंछ भी होती है, आते ही वीजमान उनको काट देते हैं। तो इनकी पीढ़ी में तो पूंछ आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन पूंछ आती रही और अगली पीढ़ी आई तो भी पूंछ रही उनके पास। तो यहाँ पर लेमार्क का जो सांप वाला सिद्धांत था वो तो गलत साबित हो गया, है ना। लेमार्क का जो सांप वाला सिद्धांत था वो तो गलत साबित हो गया। फिर जो बचा जिराफ का सिद्धांत, इसको भारतीय लोगों ने गलत साबित कर दिया। भारतीय लोगों का कहना था कि जिन अंगों का बहुत अधिक उपयोग हो, लेमार्क ने कहा है, वो तो बढ़ जाएंगे लगातार। तो भारत की या अन्य कई देशों की महिलाएं अपने कान छिदवाती हैं, नाक कान छिदवाती हैं। तो क्यों नहीं ऐसा होता? आज से नहीं, ये सदियों से होता आ रहा है, कई हजारों साल पहले से होता आ रहा है। ईसा मसीह क्या और चाड़ा कोड़क के ज़माने से ही महिलाएं कान छिदवाती आ रही हैं। तो अभी तो ऐसा होना चाहिए था कि जो बच्चे अब आ रहे हैं, जो बच्चियां आ रही हैं, उनके कान तो ऑटोमेटिक पैदा होते ही छेदे होने चाहिए थे। क्या कभी कोई ऐसा है कि पैदा होते ही जिनके कान छेदे हों? कोई है ऐसा? नहीं है कोई ऐसा। वजह क्या है? क्योंकि इनका कहना था कि जिन अंगों का विकास हो, ऐसा नहीं है कि वो लगातार बढ़ जाते हैं, वजह कुछ और ही थी, उस समय पता नहीं थी। ठीक है, उसके बाद डार्विन आए, इन्होंने वजह बताई। इनका कहना था कि जिन अंगों का लगातार उपयोग हो, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ जाएंगे। तो उन्हें साबित किया, गलत साबित किया भारत के लोगों ने। इनका कहना था कि यदि बच्चियों के लगातार कान छेदे जा रहे हैं तो अब तक तो जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उनके कान ऑटोमेटिक छेदे होने चाहिए, क्योंकि लगातार तो इनका पीढ़ी दर पीढ़ी कान छेदा जा रहा है ना। तो इनका तो अभी जो कान है वो छेदा हुआ बच्चियाँ पैदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो ये हुआ खैर लेमार्क का सिद्धांत। इनका ये गलत साबित हो गया। इन्होंने जिराफ पे और सांप पे दिया। जिराफ वाला भारत के लोगों ने कहा और सांप वाला, जिराफ वाला भारत के लोगों ने गलत साबित कर दिया और सांप वाला वीजमान ने गलत साबित कर दिया। ठीक है, उसके बाद आए डार्विन। डार्विन ने क्या बताया? डार्विन ने कहा कि इस प्रकार जिन अंगों का उपयोग हो वो विकास नहीं करते, या इनका कहना था कि जिराफ जो थे पहले से ही लंबी गर्दन वाले और छोटी दोनों गर्दन वाले जिराफ थे। ये किसका कहना था? तो ये कहना था डार्विन का। लेमार्क का कहना था छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, जैसे जैसे वो पेड़ पौधों को खाने के लिए गर्दन को उचकाते गए उनकी गर्दन लंबी होती गई। तो लेमार्क का कहना था, लेकिन डार्विन का कहना था कि पहले से ही लंबी गर्दन वाले भी जिराफ थे और छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे। डार्विन का कहना था दोनों गर्दन वाले जिराफ थे, लेकिन छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो घास फूस खत्म होने के बाद इस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाए, इसलिए वो खत्म हो गए। घास फूस खत्म होने के बाद उनको खाना पीना नहीं मिला। अब पेड़ जो ऊंचे थे वो कहाँ से खाना पाएंगे? तो इस वातावरण में वो अपने आप को ढाल नहीं पाए, तो वो खत्म हो गए। और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो तो पहले घास फूस खाते थे, बाद में टहनियों को खाने लगे, इसीलिए उनकी पीढ़ी आज भी है। इनका ऐसा कहना था डार्विन का, और ये सही भी माना गया कुछ हद तक। ठीक है, क्योंकि डार्विन
अपनी बातों को कहना तो चाहते थे, लेकिन ये अपनी बातों को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जितना लोगों को चाहिए था उतना अच्छे से ये बता नहीं पाए थे। ठीक है, तो डार्विन की भी एक फेमस किताब है, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। ठीक है, ये डार्विन की किताब का नाम है। लेमार्क की किताब का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक और डार्विन की किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने कहा कि दोनों गर्दन वाले जिराफ थे और जो भी, चाहे वो जिराफ की बात नहीं हो रही है, जो भी जीव इस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, यानी कि इस वातावरण के हिसाब से ढल जाता है, वो सर्वाइव कर लेगा, यानी कि वो रहेगा, उसकी पीढ़ी चलती रहेगी। लेकिन जो इस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाएगा वो खत्म हो जाएगा, ऐसा डार्विन का कहना था। ठीक, तो डार्विन के हिसाब से दोनों थे और लेमार्क के हिसाब से केवल छोटी गर्दन वाले थे, बाद में वो बड़े हो गए। लेकिन डार्विन के हिसाब से दोनों जिराफ थे जो सरवाइव कर ले गए वातावरण में। जैसे डायनासोर खत्म हो गया ना, क्योंकि इस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाया, इस वातावरण के अनुकूल नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। तो इस पृथ्वी पर वही जीव जीवित रहेगा जो इस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, वही जीव जीवित रहेगा, ऐसा कहना था डार्विन का। ठीक, अगले थे ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत या फिर उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन। इनका कहना था कि जो जीवों का विकास हुआ, हमारे पूर्वज, आप सबको पता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो इनका कहना था कि जो बंदर से मनुष्य का विकास हुआ है ये धीरे धीरे उत्परिवर्तन के कारण हुआ है। कि मतलब इनके डीएनए में या फिर जीन में कुछ चेंजेस की वजह से, मान लीजिए कुछ डिसबैलेंस हो जाए, इधर उधर कुछ केमिकल डिसबैलेंस हो जाए, कहीं का कुछ जुड़ना हो, कुछ और जुड़ जाए, मतलब उनके डीएनए में कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उससे अचानक से उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक से होने वाला परिवर्तन। मान लीजिए हम तो सही सलामत इंसान है, जैसे कि सभी इंसान होते हैं वैसे हम भी नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन क्या हो ऐसा, मान लीजिए हमारी कोई पीढ़ी आती है अगली, ठीक, उसमें अचानक से कुछ ऐसा आ जाए जो कि नॉर्मल किसी में है ही नहीं। सबके पास 2 हाथ होते हैं, मान लीजिए उसके पास 3 हाथ हो जाए। क्या किसी के पास 3 हाथ होते हैं? नहीं होते ना। लेकिन मान लीजिए कि उसके पास हो जाए या फिर उसके पास और कुछ नया हो जाए जो कि सामान्यतः मनुष्य के पंख होंगे, जैसे पक्षियों को पंख होते हैं ना, हमारे पास तो पंख नहीं होते, तो सामान्यतः मनुष्य के पास तो ऐसा नहीं होता ना। लेकिन मान लीजिए उसको पंख आ जाए या फिर 3 हाथ आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वो क्या होगा, उत्परिवर्तन होगा। मतलब अचानक से पीछे कोई नहीं था पंख वाला या फिर 3 हाथों वाला, हमारे पूरी खानदान में जनक में कोई है ही नहीं, लेकिन मान लीजिए उस आने वाले बच्चे में अचानक से हो जाए तो वो उत्परिवर्तन कहलाएगा। यानी उत्परिवर्तन का मतलब अचानक से होने वाला परिवर्तन। ये कहना था ह्यूगो डी व्रीज का, और सबसे ज़्यादा मान्यता इन्हीं के सिद्धांतों को दी भी गई कि अचानक से डीएनए में परिवर्तन या फिर केमिकल इनबैलेंस के कारण कोई भी परिवर्तन हो सकता है, और इन परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा गया। ठीक, तो जीवों का विकास जो है ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि उत्परिवर्तन के कारण होता है, मतलब कुछ चेंजेस की वजह से अचानक से कुछ परिवर्तन आ जाए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लीजिए अभी हमने जो बताया कि 3 हाथ वाला बच्चा या फिर पंखों वाला बच्चा आ जाए, अब वो जो बच्चा है उसकी भी शादी ब्याह होगा कहीं, और उसके जो बच्चे आएंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि उनके कई बच्चों में, अगर मान लीजिए उसके 4 बच्चे हैं तो चारों में से या तो सब, या तो 2-3 या फिर कोई एक, ये संभावना हो सकती है कि उस बच्चे के पास भी 3 हाथ हो या फिर 3 पंख वो या फिर पंख हो, कुछ तो हो सकता है। और वो जो मान लीजिए 3 बच्चों को है, एक को नहीं है, ठीक, तो जो 3 बच्चों को है वो बच्चे उन बच्चों भी बड़े होंगे, उनकी भी शादी ब्याह होगा, वो अलग अलग एक जगह पर रहेंगे और उनका भी तो खानदान बढ़ेगा। तो आने वाले 200-400 साल बाद या फिर 1000 साल कह लीजिए, तो एक खानदान, एक पीढ़ी बन जाएगी कि जिनके पास 3 हाथ होंगे। तो ऐसे ही कोई एक पैदा होता है और धीरे धीरे अगर वो इस वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कर ले तो उनकी पीढ़ियां आते आते वो एक बहुत बड़ा मतलब जाति बन जाती है। इसी को कहा ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन। आई होप आप लोगों को लेमार्कवाद, डार्विनवाद तथा ह्यूगो डी व्रीज का दिया हुआ उत्परिवर्तनवाद समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।